गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। 9 बजकर ठीक अब 52 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 20 अप्रैल 2022। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। विजय, ईशानी, उत्कर्ष, अनुराग, उधम, जियाउल, अंबिका, निशा, कोमल, शिव, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। जल्दी से एक बार याद दिलाइए क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। जहां तक मुझे याद है कि हम लोग बात कर रहे थे अबाउट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या हम बात कर रहे थे स्वतंत्र राज्यों के बारे में, उन स्वतंत्र राज्यों के बारे में जो पहले मुगलों के अधीन हुआ करते थे, लेकिन मुगलों से इंडिपेंडेंट हुए और इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया इन राज्यों में। सबसे पहले हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल और अवध के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से मिलेंगे आपको। और बंगाल और अवध के बाद हमने बात की थी किसके बारे में? भरतपुर, यानी कि जाट स्टेट के बारे में, जिसमें हमने जाट रूलर्स के बारे में बात की। चलिए, कहानी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि भाई जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हमें 3 स्टेट और करने हैं। एक सिख स्टेट, एक मैसूर, और एक हैदराबाद यानी कि गोलकुंडा। चलिए भाई, हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या स्वतंत्र राज्यों का उदय। और इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आज हम बात करेंगे अबाउट सिख स्टेट, दैट इज पंजाब। लिख लीजिए, सिख राज्य पंजाब। सिख स्टेट पंजाब, या सिख राज्य पंजाब। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यदि हम सिखिज्म की बात करें, यदि हम सिख धर्म की बात करें, तो सिख धर्म में या सिखिज्म में 10 सिख गुरु हुए हैं, या 10 सिख गुरुज हुए हैं, जिनमें सिखों के सबसे पहले और प्रथम गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही सिखिज्म या सिख धर्म की शुरुआत की थी। लेकिन यदि हम एक्चुअल फाउंडर की बात करें या वास्तविक संस्थापक की बात करें, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को ही सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और वही खालसा पंथ आगे चलकर क्या कहलाया? सिख कम्युनिटी कहलाया, या सिख समुदाय कहलाया। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में? 10 सिख गुरुओं के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, 10 सिख गुरुज। 10 सिख गुरुज, या 10 सिख गुरु। एक एक दो दो लाइन का डिस्क्रिप्शन इनके बारे में लिखना है। बहुत ज्यादा इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले लिखेंगे। आप सब जानते हैं सिखों के सबसे पहले गुरु हुए गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु हुए हैं गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। और हम सब जानते हैं जिनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। लिखेंगे सबसे पहला जो कहलाता है, लिखेंगे सिखों के सबसे पहले गुरु हुए गुरु नानक देव।
सर अल्तुनिया ने, ओके, रजिया को कौन से किले में बंद किया था? भाई आप जानते हैं कि अल्तुनिया दिल्ली सल्तनत में पंजाब के भटिंडा का इक्तेदार हुआ करता था, ठीक है, और उसने खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करके। उसी को हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया, जो कहां पर हुआ था? भटिंडा में। और भटिंडा में ही एक भटिंडा फोर्ट है, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन में मिला होगा, आप कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था, तो भाई या तो आपको ऑप्शन में मिला होगा भटिंडा फोर्ट, भटिंडा का किला, ठीक है, या फिर भटिंडा फोर्ट नहीं मिला होगा तो इसी को कहा जाता है किला मुबारक या किलाए मुबारक। तो इन दोनों में से मेरे हिसाब से एक ऑप्शन जरूर आया होगा। अब आप पहचान लीजिए कि कौन सा ऑप्शन था। या तो ऑप्शन में होगा किलाए मुबारक या फिर होगा भटिंडा फोर्ट। इसको कॉमनली भटिंडा का किला कहते हैं। भाई जैसे दिल्ली में है पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, तो सब लोग इसे ओल्ड फोर्ट के ही नाम से जानते हैं, सब लोग इसे पुराना किला ही कहते हैं। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो जो दिल्ली का ओल्ड फोर्ट है, जो दिल्ली का पुराना किला है, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है किलाए कुहना। तो इसे किलाए कुहना कहा जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सर मैंने भटिंडा का किला लगाया। भाई अगर भटिंडा ऑप्शन में था और अगर भटिंडा का किला ऑप्शन में था तो फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो रजिया सुल्तान है उसके शासनकाल में ऐतगीन बदायूं का और अल्तुनिया भटिंडा का क्या था? इक्तेदार था। और जब अल्तुनिया और रजिया की सेना के बीच में घमासान हुआ था तो आप जानते हैं कि अल्तुनिया के द्वारा याकूत खान की हत्या कर दी गई थी और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। इसी किला मुबारक में रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। यह भटिंडा का किला कहलाता है। सर नवरोज की शुरुआत कौन किए थे? अरे मेरे भाई, नवरोज है ना, या नौरोज जिसे बोलते हैं, जो कि एक फारसी त्योहार है, एक पर्शियन फेस्टिवल है। यह है पर्शियन न्यू ईयर, फारसी नए साल को कहते हैं नवरोज। इसकी शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा करवाई गई थी। बलबन ने अपने शासनकाल में नवरोज त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी। आसान से सवाल है यार ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना, कि यदि आप जब मेरे से पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़कर चले जाएंगे तो आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑप्शंस ही नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। तो ये तो बिल्कुल वन वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, आप तुरंत आंसर कर देंगे। राहुल कह रहा है हैंडसम लग रहे हो सर आप। अबे बेवकूफ, हैंडसम लग नहीं रहा हूं, हैंडसम हूं मैं। लगना क्या होता है भाई? अरे भाई हैंडसम है हम। तू तो ऐसे बात कर रहा है कि हैंडसम लग रहे हो आज, जैसे मैं पहली बार लग रहा हूं। बेटा मेरी माँ से पूछ तू, है ना, बचपन से एक ही बात कहती आई है मेरी माँ, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। ठीक है, और देख लो मैंने साबित भी कर दिया, है ना, लाखों स्टूडेंट पढ़ा दिए मैंने, हो गया ना मैं लाखों में एक। देखो ऐसा ही होना चाहिए। आपकी भी, है ना, पेरेंट्स, आपकी भी मम्मियां कहती होंगी आपको मेरा बच्चा तो लाखों में एक है। प्रूव कर दो भाई, साबित कर दो, है ना। आप जानते हैं ना, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, लाखों लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। और जब आप लाखों लोगों के बीच में कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? लाखों में एक, क्योंकि आपने लाखों लोगों को कॉम्पीट करके एग्जाम क्वालिफाई करा है। तो आप भी क्या बन जाएंगे? लाखों में एक। तो देखो भाई, मैं तो बन गया लाखों में एक, है ना, क्योंकि अभी तक मैंने अपने करियर की यदि मैं बात करूं तो भाई लाखों स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूं। हाँ सर, लाखों को जॉब दिलाओ। देखो सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही पाल के बैठे हो आप दिमाग में। आपको लगता है कि मैं जॉब दिलाऊंगा।
अरे मैं कौन होता हूँ जॉब दिलाने वाला? अगर मुझे जॉब दिलानी होती तो मैं खुद ले लेता पहले, है ना? अगर मैं जॉब दिलाने वाला होता तो भाई तुम्हें क्यों दिलाता, मैं पहले खुद ना लेता, है ना? हमारा काम जॉब दिलाना नहीं होता है, हमारा काम आपको इस काबिल बनाना होता है कि आप अपने बलबूते पर और अपनी मेहनत से जॉब ले सकें। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये महान कार्य, जो जॉब लेने का महान कार्य है, ये आप ही को करना है ना? हमारा काम होगा केवल और केवल आपको दिशा दिखाना, केवल और केवल आपको तरीका बताना। तो हमारा काम केवल आपको इस लायक बनाना है कि आप जॉब ले सकें। हम होते कौन है भाई जॉब दिलाने वाले, है ना? सर चीजें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, बिल्कुल होता है ऐसा शुरू में, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। सर आपका काम हर जॉब से बेहतरीन है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे खुद लगता है ऐसा, मुझे खुद ऐसा लगता है। इसीलिए मैं खुद आपको बता नहीं सकता हूं कि भाई टीचिंग करके आप लोगों को पढ़ाकर कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है हम लोगों को। चलिए जी, तो हम सब जानते हैं सिखों के पहले गुरु हुए हैं गुरु नानक देव। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू, ही वॉज कंटेम्परेरी टू इब्राहिम लोदी एंड बाबर। लिखेंगे ये इब्राहिम लोदी, ही वॉज कंटेम्परेरी टू इब्राहिम लोदी एंड बाबर। लिखेंगे ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्परेरी टू इब्राहिम लोदी एंड बाबर। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन तो ये बन गया है ना कि कौन से सिख गुरु थे जो इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। अगर क्वेश्चन ये भी ना बने तो मैं एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन से व्यक्ति थे, वो कौन से व्यक्ति थे या वो कौन से सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध, जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अपनी आंखों से देखा था। ध्यान रखेंगे, ही वॉज गुरु नानक देव, वो थे गुरु नानक देव। आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, भाई हरियाणा के एग्जाम में आप जानते हैं कि पानीपत के युद्ध और या कुछ भी, हालांकि पानीपत का युद्ध तो पूरे इतिहास में ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी स्टेट में रहकर तैयारी कर रहे हो, पानीपत के युद्ध तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाले प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे ही वॉज गुरु नानक देव, क्योंकि इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन हुआ करते थे। लिखेंगे इनके द्वारा नानक पंथ चलाया गया, इनके द्वारा नानक पंथ चलाया गया और इन्हीं के शिष्य कहलाए सिख। इन्हीं के शिष्यों को सिख कहा गया। आज ही टेस्ट दे रहा था तो आया था। हाँ बिल्कुल आया होगा, कॉमन क्वेश्चन है भाई, आसान सा है। इन्होंने नानक पंथ चलाया और इन्हीं के शिष्य आगे चलकर क्या कहलाए? सिख कहलाए। लिखेंगे इन्होंने गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत की। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ गुरु का लंगर। इन्होंने गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत की। आप जानते हैं ना भाई, जैसे हम हिंदुओं में क्या होता है, हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, निशुल्क भोज का आयोजन करवाया जाता है जिसे हम भंडारा कहते हैं, है ना, पब्लिकली। वही होता है ना, जैसे अभी हनुमान जयंती थी
तो हनुमान जयंती पे जगह जगह पर भंडारे करवाए गए। राम नवमी अभी गई है रिसेंटली, तो जगह जगहों पर भंडारे करवाए गए। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब हम गुरुद्वारों में जाते हैं या जब गुरु पर्व होते हैं, जब गुरुद्वारों में हम लोग जाते हैं तो वहां पर भी हमें क्या मिलता है? निशुल्क भोज मिलता है। उसी को क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा गुरु का लंगर की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखेंगे, इन्हीं के एक शिष्य हुआ करते थे। गुरु नानक देव के ही एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था लहना, और इन्हीं लहना को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद इन्हीं के शिष्य लहना सिखों के दूसरे गुरु बने। किस नाम से? लिखेंगे गुरु अंगद देव के नाम से। इन्हीं का वास्तविक नाम था लहना। लिखेंगे अगले गुरु, सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव, जो 1539 ईस्वी से लेके 1552 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु हुए। और इनके बारे में तो हम भली भांति जानते हैं। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू हुमायूं। ये हुमायूं के समकालीन थे। सर सबसे बड़ा भंडारा जहांगीरपुरी में हुआ था। ओके, इसीलिए तू वहां पे 3 बार लाइन में लगा था जाके, है ना? 2-2 पत्तल खाने के बावजूद भी तू तीसरी बार लाइन में लगा हुआ था। अब मुझे समझ में आया कि तू वहां पे 3-3 बार क्यों गया था। लिखिए, सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव। लिखेंगे ये हुमायूं के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्परेरी टू हुमायूं। और हम जानते हैं, लिखेंगे शेर शाह सूरी से हारने के बाद, शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं इनसे आशीर्वाद लेने भी गया था। शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं इनसे आशीर्वाद लेने भी गया था। गुरु अंगद देव के द्वारा 2 महत्वपूर्ण काम किए गए। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के ही द्वारा डेवलप की गई या विकसित की गई गुरुमुखी लिपि। आप जानते हैं ना, जैसे हम देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गुरुमुखी लिपि में क्या लिखी जाती है? पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी लिखी हुई देखी होगी आपने, है ना? जैसे मैं अपना नाम लिखूं यदि पंजाबी में, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से क्या लिखी जाती है? पंजाबी लिखी जाती है, जो किस लिपि में होती है? गुरुमुखी लिपि में होती है। तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव के ही द्वारा बनाई गई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, हाँ सर, समकालीन होने से क्या मतलब होता है? कि वो उनकी तरह काम करते थे। अबे नालायक, समकालीन का मतलब होता है, देखो कंटेम्परेरी का मतलब है, समकालीन का मतलब है, जैसे आपका नाम है हर्ष, ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक, ठीक है, और ये वर्ष चल रहा है 2022, ठीक है। अब 2022 में, ठीक है भाई साहब, अभिषेक भी जीवित है, ठीक है, और हर्ष भी जीवित है। भाई आप भी जिंदा, हम भी जिंदा। इसका मतलब क्या है? हम दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि कल को, ठीक है, मेरी मृत्यु हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 2020 में, सॉरी 2030 में, अगर मैं ना रहूं, ठीक है, आप रहें, तो आज आप मेरे समकालीन हैं, आज आप मेरे समकालीन हैं, लेकिन आप 2030 में मेरे समकालीन नहीं रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, अब 2060 में फॉर एग्जाम्पल आप ना रहें, ठीक है, और 2060 में एक अमित नाम का लड़का रहे, तो उसका मतलब
अमित आपका समकालीन नहीं होगा, ना ही अमित मेरा समकालीन होगा, क्योंकि जब मैं जीवित था तो हर्ष था, है ना, लेकिन अमित नहीं था। इसका मतलब होता है कंटेम्परेरी, समकालीन। एक ही समय पर दो लोगों का होना ही क्या कहलाता है? एक दूसरे के समकालीन, कंटेम्परेरी टू ईच अदर। तो आप खुद देखिए, है ना। तो भाई हम सब जानते हैं हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 रहा था। तो 1530 और 1540 के बीच में ही तो 1539 में ये क्या बने थे? सिख गुरु बने थे। और 1540 के ही तो बाद हुमायूं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था, इनसे मिलने के लिए गया था। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया, लिखेंगे, इन्होंने लंगर प्रथा को नियमित बनाया। इन्होंने लंगर प्रथा को नियमित बनाया। इसके बाद लिखेंगे सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु, सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास, जो 1552 ईस्वी से लेके 1574 ईस्वी तक रहे। और हम जानते हैं 1552 और 74 के बीच में भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर। ये अकबर के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर, ये अकबर के समकालीन थे। लिखेंगे इन्होंने पंजाब के गोइंदवाल नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की थी। पंजाब में ही एक जगह है जो कहलाती है गोइंदवाल। इन्होंने पंजाब के गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की थी। और लिखेंगे मुगल बादशाह अकबर इनसे भेंट करने के लिए गोइंदवाल गया था। नियमित का मतलब, अबे नालायक, मेरे सामने होता ना तू, तो अभी तो इंसान नहीं होता, अभी तो मुर्गा होता। अबे नियमित का मतलब होता है रेगुलर। अब ये भी मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि नियमित का मतलब क्या होता है ना। आप रोज नहाते हो ना, आप रोज नहाते हो, रोज ब्रश करते हो, तो इसको ये कह सकते हैं कि आप नियमित रूप से स्नान करते हैं। यू टेक बाथ रेगुलरली, बोल सकते हैं ना इसको। ये होता है नियमित। अबे बिल्कुल ही गधे हो क्या? मतलब नियमित का भी मतलब मैं बताऊंगा? मेरे भाई 10वीं 12वीं करके ही तो आए होगे तैयारी करने कंपटीशन की। तो ऐसे सवाल तो ना पूछो कम से कम, कि मुझे खुद अपने आप पे ही लानत आने लग जाए, मुझे खुद अपने आप से ही शर्म आने लग जाए। अरे माना कि ना समझ हो, लेकिन इतने थोड़ी ना समझो कि नियमित का मतलब भी नहीं आता। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल पंजाब में स्थापित की। और लिखेंगे मुगल बादशाह अकबर इनसे मिलने वहीं गया था। वाह, क्या तर्क दिया है, पीसीएम से की है। अबे पीसीएम से की है तो गधे 10वीं तक तो हिंदी पढ़ी होगी। नियमित तो हिंदी का शब्द है भाई, मैंने भी तो पीसीएम से पढ़ाई करी है। अब देख ले तेरे पीसीएम और मेरे पीसीएम में कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। मुझे लग रहा है कि मेरे लिए पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तेरे लिए पीसीएम का मतलब पैरासीटामोल है। मेरी पीसीएम पीसीएम निकली फिर भी, तेरी पीसीएम तो पैरासीटामोल है। बुखार चढ़ जाएगा तो खा लियो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यदि कोई कॉमन सेंस की बात करता है ना, सोचने वाली बात है दोस्तों। अबे यदि मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मैंने साइंस से पढ़ाई की है?
अबे तूने साइंस से पढ़ाई करी है तो तू साइंटिस्ट क्यों नहीं बना, ये बता। अब तूने कहा कि मैंने तो पीसीएम से पढ़ाई करी है इसलिए मुझे नहीं पता। अबे अगर तूने साइंस से पढ़ाई करी है तो तू भाई वैज्ञानिक क्यों नहीं बना, ये बता। अब तू पीसीएम से पढ़ाई करने का फायदा क्या हुआ बताओ? पीसीएम से पढ़ाई करने के बाद भी तो तुम्हें भारत का इतिहास ही पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। तो भाई जो पीसीएम से पढ़ाई करते हैं ना, वो भैया स्वर्ग से नहीं उतरते। जो पीसीएम से पढ़ाई करने वाले होते हैं वो किसी और दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं भाई। मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं, मैं खुद पीसीएम वाला हूं भाई। अब बताओ पीसीएम का होके मैंने क्या उखाड़ लिया? ना तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ना केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ना मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ भारत का इतिहास और भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट थे, भूल जाइए। अब आप सारे के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आप सब लोगों को एक ही ट्रेन पकड़नी है, जो है रोजगार की ट्रेन, जो है एम्प्लॉयमेंट की ट्रेन। जो स्पीड से भागेगा, है ना, जो अच्छी चाल चलेगा वो चढ़ पाएगा ट्रेन में, बाकी सब प्लेटफॉर्म पे रह जाएंगे। ध्यान रखिएगा। पंजाब के गोइंदवाल नामक स्थान पर इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी, वहीं पर मुगल बादशाह अकबर इनसे मिलने के लिए गया था। और ध्यान रखेंगे गुरु अमरदास की ही पुत्री हुआ करती थी या बेटी हुआ करती थी, जिनका नाम था बीबी, जिनका नाम था बीबी भानी। तो ध्यान रखेंगे इन्हीं बीबी भानी को अकबर ने कुछ भूमि भी उपहार में दी थी, कुछ जमीन भी दी थी। कहने का मतलब हमें पता चल रहा है कि भाई सिखों और मुगलों के संबंध बहुत बढ़िया थे। सिखों के और मुगलों के जो संबंध थे, जो रिलेशंस थे, वो अच्छे थे। सोचिए, गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया मुगल बादशाह हुमायूं, गुरु अमरदास से मिलने के लिए गया कौन? जलालुद्दीन अकबर। गुरु अमरदास के बाद सिखों के चौथे गुरु बने गुरु रामदास। जो गुरु अमरदास के ही दामाद हुआ करते थे। सिखों के चौथे गुरु बने गुरु रामदास, और हम सब जानते हैं, लिखेंगे ये अकबर के मित्र थे, ये अकबर के मित्र थे। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ अकबर, ये अकबर के मित्र थे। और ध्यान रखेंगे 1577 ईस्वी में अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। लिखेंगे अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी, और उसी दी हुई भूमि पर गुरु रामदास के ही द्वारा बसाया गया था एक शहर, जो आज क्या कहलाता है? अमृतसर। इसे पहले रामदास नगर कहा जाता था, रामदासपुर या रामदास नगर ये कहलाता था, लेकिन आज क्या कहलाता है? अमृतसर। इसके बाद सिखों के फिफ्थ गुरु, सिखों के पांचवें गुरु हुए लिखिए गुरु अर्जुन देव। 1581 ईस्वी से लेके 1606 ईस्वी तक सिखों के पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा 1589 में निर्माण शुरू करवाया गया अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का। तो स्वर्ण मंदिर, जिसका वास्तविक नाम क्या है? ये कहलाता है हरमंदिर साहिब। जो हरमंदिर साहिब है, जो गोल्डन टेम्पल है, उसका निर्माण शुरू करवाने का काम ही किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा।
इसके अलावा लिखेंगे इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब या सिखों के आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्हीं के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब इन्हीं के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके बाद लिखेंगे 1606 ईस्वी में। लिखिए 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? भाई जहांगीर के शासनकाल में 1606 ईस्वी में जहांगीर का एक बड़ा बेटा हुआ करता था जिसका नाम था खुसरो। उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में उसकी मदद की। उसको शरण ही किसने दी? गुरु अर्जुन देव ने। भाई गुरु अर्जुन देव ने तो उसकी मदद इसलिए की भाई क्योंकि वो मुगल शहजादा था और मुगलों और सिखों के संबंध अच्छे थे। इसी कर्टसी में इन्होंने खुसरो की मदद की, खुसरो को शरण दी, खुसरो को आशीर्वाद दिया, आर्थिक मदद भी की। लेकिन इस बात को गलत समझ गया मुगल बादशाह जहांगीर, क्योंकि जहांगीर को ऐसा लगा कि गुरु अर्जुन देव ही उसके पुत्र खुसरो को भड़काकर उसके खिलाफ विद्रोह करवा रहे हैं। इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। और आप जानते हैं अपने ही बेटे खुसरो को जहांगीर के द्वारा अंधा करवा दिया गया था, उसकी आंखें फुड़वा दी गई थी। और वो मित्रता जो अभी तक सिखों और मुगलों के बीच में चल रही थी, अब वो बदल चुकी थी किसमें? शत्रुता में। क्योंकि यहीं से टेंशन शुरू हुई और यहीं से दुश्मनी शुरू हुई सिखों की और मुगलों की। और तब तक चलती रहेगी जब तक मुगल्स रहेंगे, तब तक सिख रहेंगे। इसके बाद सिखों के छठे गुरु हुए, लिखिए गुरु हरगोविंद। 1606 ईस्वी से लेके 1645 ईस्वी तक सिखों के छठे गुरु हुए, लिखेंगे गुरु हरगोविंद। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इन्होंने ही सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देकर उन्हें शस्त्र या हथियार ग्रहण करने की आज्ञा दे। अभी तक सिख लड़ाका नहीं थे, सिखों को लड़ाका बनाने का काम ही किसने किया? गुरु हरगोविंद ने। भाई क्योंकि आप जानते हैं यहीं से तो दुश्मनी शुरू हो चुकी थी मुगलों और सिखों के बीच, और यहीं से सिखों का मुगलों के खिलाफ संघर्ष भी शुरू हुआ था। लिखेंगे इन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देकर उन्हें शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इसके अलावा लिखेंगे इन्होंने सिखों को मांसाहारी बनाया। इन्होंने सिखों को मांसाहार ग्रहण करने की अनुमति दी या मांसाहारी बनाया। इसके अलावा लिखेंगे ही मेड एन आर्मी अगेंस्ट मुगल्स। इन्होंने मुगलों के खिलाफ या मुगलों के विरुद्ध एक सेना तैयार की। ही मेड एन आर्मी अगेंस्ट मुगल्स। इन्होंने मुगलों के विरुद्ध एक सेना तैयार की।
और इसके अलावा लिखेंगे इन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण या की स्थापना करवाई। इन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना करवाई। सर क्वेश्चन आया था गुरु नानक देव की डेथ कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी मेरे भाई। या तो ऑप्शन में करतारपुर मिलेगा या उसी को क्या कहा जाता है, डेरा बाबा। जैसे इनका जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, वो जो तलवंडी नामक स्थान है अब वो भारत में नहीं है, अब वो पाकिस्तान में है। उसको ननकाना साहिब कहते हैं, उसे कहा जाता है ननकाना साहिब। इसके बाद लिखेंगे 1645 में कश्मीर के कीरतपुर में इनकी मृत्यु हुई। गुरु हरगोविंद डाइड इन कीरतपुर, कश्मीर। इनकी मृत्यु कश्मीर के कीरतपुर में हुई। सिखों के दूसरे गुरु बने, अगले गुरु बने लिखेंगे गुरु हरराय। गुरु हरराय 1645 ईस्वी से लेकर लगभग 1661 ईस्वी तक सिखों के 7वें गुरु हुए गुरु हरराय। गुरु हरराय। लिखिए ही वॉज कंटेम्परेरी टू शाहजहां। ये शाहजहां के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्परेरी टू शाहजहां, ये शाहजहां के समकालीन थे। और जब शाहजहां के चारों बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, लिखेंगे ही सुपोर्टेड दारा शिकोह इन द बैटल ऑफ सक्सेसरशिप। लिखेंगे इन्होंने उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा शिकोह का साथ दिया था। या लिख सकते हैं इन्होंने उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा शिकोह का समर्थन किया था। लेकिन हम सब जानते हैं दारा शिकोह और अपने सभी भाइयों की हत्या करके भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया था औरंगजेब। इसीलिए जब औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बना तो औरंगजेब ने गुरु हरराय को अपने दरबार में पेश होने के लिए कहा। गुरु हरराय के बड़े पुत्र हुआ करते थे राम राय। तो गुरु हरराय ने खुद ना जाकर राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा, लेकिन राम राय ने जाकर औरंगजेब की तारीफ की, औरंगजेब का समर्थन किया। इस बात को लेकर गुरु हरराय नाराज हुए और गुरु हरराय ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे राम राय को नहीं बल्कि अपने छोटे पुत्र को घोषित कर दिया। और ध्यान रखेंगे सबसे छोटी उम्र में सिखों के गुरु बनने वाले हुए इनके छोटे पुत्र, जिनका नाम था गुरु हरकृष्ण। सिखों के 8वें गुरु, 8th गुरु हुए गुरु हरकृष्ण। मात्र 3 साल तक ये सिख गुरु रहे। लिखेंगे सबसे कम उम्र में सिख गुरु बनने वाले व्यक्ति थे।
ये सबसे कम उम्र में सिख गुरु बनने वाले व्यक्ति थे। और लिखेंगे मात्र 8 वर्ष की आयु में, लिखेंगे मात्र 8 वर्ष की आयु में, मात्र 8 वर्ष की आयु में चेचक की बीमारी से दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। चेचक की बीमारी से दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद सिखों के 9वें गुरु बने, लिख लीजिए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी से लेकर 1675 ईस्वी तक सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। लिखेंगे ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। और लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू औरंगजेब। ये औरंगजेब के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्परेरी टू औरंगजेब, ये औरंगजेब के समकालीन थे। लिखेंगे इन 1675 1675 ईस्वी में इनकी हत्या दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा करवाई गई। 1675 ईस्वी में इनकी हत्या दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा करवाई गई। और इनकी हत्या करवाने के बाद इन्हीं के पुत्र सिखों के अंतिम और 10वें गुरु बने, जिन्हें हम जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह के नाम से। गुरु गोबिंद सिंह 1675 से लेके 1708 ईस्वी तक 1675 ईस्वी से लेके 1708 ईस्वी तक सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने गुरु गोबिंद सिंह। लिखेंगे इन्हें सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ सिखिज्म। इन्हें सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। तो भैया बिहार के स्टूडेंट यदि आप हैं तो इंपॉर्टेंट है। और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। लिखेंगे इन्होंने 1699 ईस्वी में पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की। आनंदपुर पंजाब। इन्हीं के द्वारा पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की गई। लिखेंगे इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पाउंटा
नामक शहर की स्थापना की। इन्होंने हिमाचल में पाउंटा नामक शहर की स्थापना की। इसी को आज पाउंटा साहिब कहते हैं। और लिखेंगे 1708 ईस्वी में 1708 ईस्वी में अजीम खां द्वारा 1708 ईस्वी में अजीम खां नामक व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर कर दी गई। और हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद या गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह के ही एक सर्वेंट, एक सेवक ने कमान संभाली, जिनका नाम था बंदा बहादुर। इसके बाद सिखों की सेना का नेतृत्व संभाला बंदा बहादुर ने। 1708 ईस्वी से लेके 1716 ईस्वी तक। लिखिए, ये गुरु गोविंद सिंह के सेवक थे। ये गुरु गोविंद सिंह के सेवक थे और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज लक्ष्मण देव। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इसके अलावा आगे चलकर इनका नाम रखा गया माधवदास। उसके बाद इन्होंने बैराग धारण कर लिया तो ये कहलाने लगे माधवदास बैरागी। उसके बाद ये कहलाने लगे माधवदास बैरागी। और जब इनकी मुलाकात नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह से हुई तो गुरु गोविंद सिंह ने ही इन्हें अपना बंदा कहकर पुकारा, तो ये प्रसिद्ध हुए बंदा बहादुर के नाम से। और गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा इन्हें नाम दिया गया और ये पंजाब में कहलाए गुरु बखिया सिंह। ये सारे के सारे नाम ही किसके हैं? बंदा सिंह बहादुर के। लिखिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट सिख स्टेट। इन्हीं को स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक माना जाता है। इन्हीं को स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक माना जाता है। लिखिए, इन्होंने सरहिंद पर अधिकार करके गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। इन्होंने सरहिंद पर अधिकार करके गुरु नानक देव
और गुरु गोबिंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। लिखेंगे 1716 ईस्वी में। 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा लिखेंगे इनकी हत्या करवा दी गई। 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई। तो हमने बात की गुरु नानक देव से लेके बंदा सिंह बहादुर तक के बारे में। बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद सिखिज्म में कुछ डिवीजन हुआ और हम सब जानते हैं इसके बाद सिख स्टेट या पंजाब के प्रथम स्वतंत्र शासक बने महाराजा रणजीत सिंह। तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में, और फिर बात करेंगे मैसूर और हैदराबाद के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। सी यू टुमारो।